वेलकम बैक स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। तो आज बहुत दिनों बाद में अपना नेक्स्ट वीडियो आ रहा है। आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। तो बिना किसी जल्दबाजी के लिए आप सबका स्वागत है अपने ही यूट्यूब चैनल ढाका क्लासेस के ऊपर। तो आज जो हम टॉपिक कवर करने वाले हैं वो अपना कॉन्सेक्यूटिव पार्ट रहेगा इलेक्ट्रिसिटी का, जो अपना फर्स्ट एंड सेकंड वीडियो था। अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ जाइए उस वीडियो को देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करवाइए। आप सबका प्यार बस, और क्या चाहिए। तो आज हम उसी टॉपिक को, उसी चैप्टर को ख़त्म करने की ओर चलते हैं। तो आज जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे हम इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर। क्या पढ़ेंगे? इलेक्ट्रिसिटी। ओके स्टूडेंट्स, तो इलेक्ट्रिसिटी में हमने अभी तक पढ़ा कि करंट क्या होती है। हमने करंट के अंदर पढ़ा द चार्ज फ्लो पर यूनिट टाइम, फिर हमने वोल्ट देखा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल देखा, फिर पोटेंशियल डिफरेंस देखा हमने। उसके अंदर हमने पढ़ा था कि हमें कितना काम करना पड़ेगा किसी चार्ज के ऊपर, उसको एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट के ऊपर ले जाने के लिए। उसकी यूनिट हमने वोल्ट पढ़ी। फिर हमने कुछ एक आइकन्स सिंबल्स देखे। सिंबल्स देखने पे उसके बाद में हमने ओम्स लॉ पढ़ा। ओम्स लॉ के अंदर हमने पढ़ा कि जो वोल्टेज है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है करंट के, और उसमें आर क्या होता है? कांस्टेंट होता है, जो वायर टू वायर डिपेंड करता है। ठीक है, तो आज हम उसी रेजिस्टेंस से ये चैप्टर शुरू करते हैं। तो चैप्टर हम शुरू करेंगे आज, जहाँ से टॉपिक जो ये क्लास शुरू करेंगे वो आपका रहेगा रेजिस्टेंस से। तो स्टूडेंट्स, रेजिस्टेंस का मतलब ही होता है किसी भी चीज़ को रोकना, किसी भी चीज़ को रोकना। वही उसी का रेजिस्टेंस वर्ड का ही मतलब क्या है? रोकना। तो अगर हम फिजिक्स के अंदर, अगर इलेक्ट्रिसिटी के अंदर बात करेंगे तो हम बात करेंगे कि किसी भी करंट को फ्लो होने से रोकने के लिए जो भी फोर्स लगता है, जो अपोजिट फोर्स लगता है, वो कौन सा होगा? रेजिस्टेंस होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपको समझाने की कोशिश करूं तो मान लो कि ये एक वायर है। क्या है? ये एक वायर है। वायर के अंदर इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं। ठीक है, वायर्स के अंदर इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं। अब ये इलेक्ट्रॉन्स किस पे डिपेंड होगा? इलेक्ट्रॉन्स डिपेंड होगा भाई क्वालिटी, कि हमने कौन सा वायर यूज किया है, क्वालिटी, या फिर हम बोलेंगे मटेरियल। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आयरन लेता हूं, एक तो मैंने आयरन का वायर लिया, एक मैंने कॉपर का वायर लिया, तो हम देखेंगे कि जो कॉपर का वायर है उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा हैं और उनका जो फ्लो होता है वो भी क्या रहता है? स्मूथ रहता है। क्या क्या रहता है? स्मूथ रहता है। वहीं आयरन के अंदर हमने देखा कि आयरन के अंदर स्मूथ वायर नहीं होते हैं आयरन के। ठीक है, तो वो कैसे? थोड़ा सा रफ वायर होगा। क्या होगा? रफ वायर होगा। अब बात बताओ कि अगर कोई भी चीज़ स्मूथ होगी, अगर हम रेजिस्टेंस को भूल जाते हैं एक बार, अगर हम बात करते हैं फ्रिक्शन की, तो जितना कम फ्रिक्शन होगा, जितना स्मूथ सरफेस होगा, क्या हम उतनी ही जल्दी से फिसल जाएंगे? यस और नो? जितना कम फ्रिक्शन होगा कोई भी ऑब्जेक्ट उतनी ही दूर मूव करेगा। हाँ, और अगर जितना ज़्यादा फ्रिक्शन होगा हम उतना ही मुश्किल होगी हमें मूव करने में। वैसे ही बात यहाँ पे है, जितना रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा उतना क्या रहेगा? आपका करंट कम रहेगा। करंट क्या रहेगा? कम रहेगा। स्मूथनेस क्या रहेगी? कम रहेगी। ठीक है, अगर जितना स्मूथ रहेगा, जितना स्मूथ रहेगा उतनी ही हमको करंट की क्या मिलेगी? आउटपुट ज़्यादा मिलेगी। क्या आपको ये बात समझ में आई? तो अभी मैंने आपको बताया कि जो रेजिस्टेंस है वो क्या करेगा? किसी भी करंट को फ्लो होने से रोकेगा। तो हम इसकी क्या डेफिनेशन लिख सकते हैं? हम इसकी डेफिनेशन लिख सकते हैं, इट opposes the flow of electric current. yes or no? अब मेरी एक बात ध्यान से देखिए, हमने पढ़ा था V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है I के लिए। यस और नो? अगर हम V पढ़ाएंगे तो ये हमने एक कहाँ से लिखा? ओम्स लॉ से लिखा हमने। तो हम पहला केस लेते हैं। फर्स्ट केस अगर हम देखें तो स्टूडेंट्स, मान लो लेट जो रेजिस्टेंस है वो ज़्यादा है। रेजिस्टेंस क्या है?
हाई है। यस और नो? अगर हम फॉर्मूले की तरफ देखें तो हमने फॉर्मूला पढ़ा वी आई, यस और नो? और अगर हम यहाँ से आई को नीचे भेजें तो मतलब अगर हम आई का वैल्यू बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और अगर हम करंट बढ़ाएंगे, सॉरी करंट को अगर हम डाउन करेंगे तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। अगर हम एग्जांपल लेते हैं, मान लो कि भाई 2 वोल्ट है, 1 एम्पियर है, तो इसका आंसर कितना आया, इसका आंसर कितना आया, 2 ओम। ओम आपको भी मैं बता दूंगा, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे करंट को इंक्रीज कर दूं, करंट को मैंने कितना किया, 2 एम्पियर कर दिया, अभी रेजिस्टेंस कितना आया, 1 ओम। यस और नो? तो देखो मैंने जैसे ही करंट को इंक्रीज किया रेजिस्टेंस क्या हो गया, कम हो गया। क्या, मैं इसको ब्लैक से लिख देता हूँ ताकि डिफरेंस समझ में आ जाएगा। अगर मैंने करंट को इंक्रीज किया तो रेजिस्टेंस क्या हो गया, कम हो गया। और अगर मैंने करंट को मैंने कम किया तो रेजिस्टेंस क्या हो गया, ज़्यादा हो गया। कि ये बात समझ में आई? तो अगर रेजिस्टेंस हाई है, तो तो जो करंट होगी वो भी क्या होगी, लो। और सेकंड केस अगर हम बात करें कि अगर रेजिस्टेंस लो है, क्या है, लो है, तो करंट क्या हो जाएगा, हाई। बात समझ में आई क्या? मतलब क्या है, क्या रेजिस्टेंस किसको रोक रहा है, करंट को रोक रहा है। आपको इतनी सी बातें समझ में आई? आप किसी को अगर ये चीज़ समझ नहीं आई है तो प्लीज़ नीचे कमेंट कर दें, अगर सर हमको ये चीज़ समझ नहीं आई। हमने केसेस पढ़े, अब हम देखते हैं कि किस किस पे डिपेंड होता है। मतलब रेजिस्टेंस का यूनिट लिख लेते हैं पहले। इसकी यूनिट क्या होगी, इसकी यूनिट हो जाएगी स्टूडेंट्स ओम। क्या हो जाएगी, ओम। और इसका साइन क्या होगा, कुछ ऐसा सा साइन होगा, ओके। अब ये फैक्टर्स, इसके कुछ फैक्टर्स देखते हैं जिस पे ये डिपेंड करता है। डिपेंडिंग फैक्टर्स देखते हैं कुछ। तो किस चीज़ पे करेगा बेटा, पहले तो मैंने लिखा था फर्स्ट मटेरियल ऑफ वायर। पहली चीज़ किस पे करेगा, मटेरियल ऑफ वायर, कि हमने वायर कौन से मटेरियल का लिया है। सेकंड चीज़ किस पे डिपेंड करेगा, टेम्परेचर पे। किस पे करेगा, टेम्परेचर पे। अच्छा, काफ़ी बुक्स में यहाँ पे नेचर मिल जाएगा आपको, नेचर ऑफ वायर मिल जाएगा, तो दोनों ही सही है। सेकंड चीज़ किस पे करेगा, टेम्परेचर। टेम्परेचर पे कैसे करेगा बेटा, अगर हमने ये चीज़ पढ़ी है 9th क्लास में कि अगर हम किसी भी चीज़ का अगर टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो मूवमेंट क्या होती है, ज़्यादा होती है। तो वायर है, वायर के अंदर इलेक्ट्रॉन्स भटक रहे हैं, अगर मैं इनका टेम्परेचर बढ़ा दूं तो जो ये आपस में टकराएंगे क्या वो ज़्यादा, वो कोलिजन्स क्या होंगी, ज़्यादा होंगी। तो टेम्परेचर से क्या होगा, हम लिखेंगे नंबर ऑफ कॉलिजन्स विल इंक्रीज, कॉलिजन क्या हो जाएंगे, इंक्रीज हो जाएंगे। सो रेजिस्टेंस विल बी हाई, रेजिस्टेंस विल बी हाई। बात समझ में आई? क्या आपको ये सेकंड पॉइंट समझ में आया? पहला क्या बोल रहा है, किस पे डिपेंड करता है, नेचर ऑफ वायर पे, मतलब मटेरियल, हमने कौन सा मटेरियल यूज किया है। फिर सेकंड चीज पे किस पे करेगा, टेम्परेचर पे। अब दो मेन चीजें पढ़ेंगे। फर्स्ट, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, कितना मोटा है। एंड फोर्थ, लेंथ ऑफ वायर। कैसे करेगा अभी बता देते हैं। इन 4 फैक्टर्स पे डिपेंड करेगा। ये चारों फैक्टर्स आपको याद होने चाहिए। किस पे करेगा, कि नेचर ऑफ
पहली चीज़ क्या थी, नेचर, के कौन से नेचर से मिलके बना है। सेकंड चीज़ क्या थी, सेकंड चीज़ टेम्परेचर। तो फर्स्ट चीज़ हमने क्या पढ़ी, नेचर। सेकंड चीज़ हमने पढ़ी भाई उसका टेम्परेचर हमको कम रखना है वायर का। थर्ड चीज़ हमने पढ़ी, क्या पढ़ा हमने, थर्ड चीज़ में हमने पढ़ा कि भैया उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे डिपेंड करता है। फोर्थ, लेंथ ऑफ वायर। अब ये 2 पॉइंट बच गए आपके, ये 2 पॉइंट अभी क्लियर करते हैं ना। क्या चारों पॉइंट समझ में आ गए आपको? ठीक है, मतलब 2 पॉइंट समझ में आ गए, 2 पॉइंट समझाने हैं, अभी समझा देते हैं। ये आपको ये इतना समझ में आया, चलो। बेटा रेजिस्टेंस का जो फॉर्मूला होगा वो हम पढ़ेंगे, R इज इक्वल्स टू रो L बाई ए। ठीक है, ये फॉर्मूला है, फॉर्मूला है। अब हम बात कर रहे थे लेंथ और वायर। देखो अगर किसी भी चीज, मतलब अगर जितना लंबा वायर लेंगे तो क्या उतने ही ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स बढ़ेंगे क्या? यस और नो? ज़्यादा लेंगे तो रेजिस्टेंस क्या होगा, इंक्रीज होगा। क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो लेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस। क्या बात समझ में आई? हम सेकंड चीज देखते हैं, इसकी मोटाई। ठीक है, कि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या चीज़ होती है। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होगा मतलब मोटाई। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन का मतलब क्या होगा, मोटाई। तो मान लो लेट कि हमने एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जो रखा, जो ये रखा हमने, इसकी रेडियस रखी 1, कितनी रखी, 1 रखी। तो आंसर क्या आएगा ज़रा बताओ, रो L अपॉन पाई। 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 होता है। मैं चलो वो भी लिख देता हूँ, 1 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू, आंसर क्या आ जाएगा, रो L अपॉन पाई। अब मान लो कि मैंने जो क्रॉस सेक्शन है वो मैंने बढ़ा दिया, कितना कर दिया, बढ़ा दिया। बढ़ा दिया तो फिर यहाँ पे कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। मान लो 2 कर दिया मैंने, यहाँ पे कितना कर दिया, 2। तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4 पाई, 1/4। तो मतलब मैं जितना मोटा वायर लेता जा रहा हूं मेरा उतना ही रेजिस्टेंस क्या होता जा रहा है, कम होता जा रहा है। क्या रेजिस्टेंस 1/4 हो जाएगा यहाँ से। तो अगर आप जितना मोटा वायर लोगे, ज़्यादा मोटा भी नहीं लेना है वरना उसका टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा। लेकिन टेक्निकली अगर हम बात करें तो इस चीज़ पे ये डिपेंड करता है। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज़ आए, अब हमने यहाँ पे आपको एक रो दिख रहा है, रो इसको क्या बोलेंगे, रो बोलेंगे। ठीक है, इसकी यूनिट अगर हम बात करें तो हम यहाँ पे बोलेंगे रो को रेजिस्टिविटी। क्या बोलेंगे, रेजिस्टिविटी। अब आपसे क्वेश्चन क्या पूछेगा कि रेजिस्टिविटी की एसआई यूनिट बताओ। क्या बताओ, एसआई यूनिट आपको लिख देनी है ओम मीटर। क्या लिख दोगे, ओम मीटर। ठीक है, इतनी सी बात समझ में आई, लिख लो प्लीज ये। तो स्टूडेंट्स अब हम सीखेंगे सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशंस। रेजिस्टेंस के हम कुछ कॉम्बिनेशंस देखेंगे। क्या देखेंगे, कॉम्बिनेशंस देखेंगे, कॉम्बिनेशंस ऑफ रेजिस्टेंस, कि हमको रेजिस्टेंस पैरेलल में लगाने चाहिए या फिर सीरीज में लगाने चाहिए। पहली बात करते हैं सीरीज की। किस चीज़ की बात करेंगे, सीरीज की। तो एक सर्किट बना लेते हैं,
ये मान लो ये हमने दो रेजिस्टेंस ले लिया R1 एंड R2, ठीक है। आप सबको ये सीरीज, ये आपको सर्किट दिख रहा है। अब क्या होगा स्टूडेंट्स, जब यहाँ से करंट फ्लो होगा तो जो ये पहला रेजिस्टेंस लगा है ये क्या करेगा, करंट तो उतना ही रखेगा, ठीक है, करंट तो उतना ही रखेगा, लेकिन यहाँ पे वोल्टेज ये यूज में लेगा V1। कितनी वोल्टेज यूज में लेगा, V1, और वोल्टेज यहाँ पे R2 में कितनी लेगा, V2 यूज करेगा। ऐसा कैसे होता है, देखो जब भी कोई दो चीजें रखी होंगी, ठीक है, तो वोल्टेज एक टाइप से क्या, हमने क्या कहा भाई, वर्क डन, वर्क डन। तो पहले इसने कुछ काम यूज में ले लिया, इसने कुछ पहला काम किस पे लगा, इस पे लगा, और दूसरा काम किस पे किया, इस पे किया। ये बात समझ में आई क्या, क्या बात समझ में आई। अगर आप दो चीजें साथ में लगाओगे, सीरीज कॉम्बिनेशन में जब भी लगाओगे, आपका क्या डिफरेंट रहेगा, वोल्टेज हमेशा डिफरेंट रहेगा। क्या ये बात समझ में आई आपको सबको, वोल्टेज आपको क्या रखना है, डिफरेंट में। तो ये पॉइंट बना के आप लिख लो, इन सीरीज कॉम्बिनेशन, इन सीरीज कॉम्बिनेशन वोल्टेज इज डिफरेंट। क्या डिफरेंट रहता है, वोल्टेज डिफरेंट रहता है, ओके। अब हमने ओम्स लॉ क्या पढ़ा, V इज इक्वल्स टू IR, यस और नो। तो अगर हम पहले वाले की बात करें, अगर हम फर्स्ट की बात करें, तो फर्स्ट के अंदर V1 वोल्टेज यूज हुआ, करंट सेम था, और R1, ठीक है। और अगर हम सेकंड वाले की बात करें तो वहां पे क्या था, V2 इज इक्वल्स टू IR2, यस और नो, ठीक है। तो टोटल वोल्टेज कितना हो गया, टोटल वोल्टेज कितना हुआ, V1 प्लस V2 इज इक्वल्स टू, मतलब इक्वेशन 1 और 2 को ऐड करना है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ऐड 1 एंड 2। तो जब हमने ऐड किए तो LHS में LHS, RHS में RHS, तो लिखूंगा इधर IR1 प्लस IR2, कोई दिक्कत नहीं। V1 प्लस V2 दोनों का वोल्टेज मिला देता है तो फिर टोटल के वोल्टेज कितना बन जाएगा, V बन जाएगा क्या। यहाँ से मैंने क्या किया, I को कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचा, R1 प्लस R2, I नीचे आएगा V अपॉन I विच इज इक्वल्स टू R1 प्लस R2, और V अपॉन I क्या होता है, R होता है क्या अपना, तो R इज इक्वल्स टू R1 प्लस R2। तो जब भी आपको कोई सीरीज कॉम्बिनेशन मिल जाए तो आपको क्या करना है, आपको रेजिस्टेंस को एज इट इज ही ऐड कर देना है। रेजिस्टेंस को क्या करना है, आपको एज इट इज ऐड कर देना है। क्या आपको सीरीज कॉम्बिनेशन समझ में आया सबको, सीरीज कॉम्बिनेशन कैसे काम करता है, फिर उसका पूरा आपको न्यूमेरिकल, इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स आएंगे काफ़ी सारे, अपन सॉल्व करेंगे आगे आने वाले टाइम में। मैं आपके लिए क्वेश्चन बैंक तैयार कर रहा हूँ जो आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेगा आपके आने वाले एग्जाम्स में, ठीक है, बोर्ड एग्जाम्स के अंदर। आई होप आपको ये आ गया होगा। बढ़ा दूँ सीरीज कॉम्बिनेशन, चलो अब बात करते हैं पैरेलल की। अगर पैरेलल में हो तो क्या होगा, सेकंड क्या पढ़ेंगे, पैरेलल कॉम्बिनेशन पढ़ेंगे। कौन सा कॉम्बिनेशन, सही बोलो स्टूडेंट्स, पैरेलल कॉम्बिनेशन। देखो इसका बनाते हैं सर्किट डायग्राम। ये R1 हो गया, ये R2 हो गया। अब देखो जब यहां से करंट गई, अब दो वायर हो गए, दो वायर, ये देखो यहाँ पे आपको एक जंक्शन दिख रहा है। जब भी दो वायर हो जाए आपके, दो मतलब एक वायर जब दो वायर में टूटे तो आपको करंट को डिवाइड करना है। क्या डिवाइड करना है, करंट को। यहाँ पे I1 कर देता हूँ, यहाँ पे I2 कर देता हूँ, ठीक है। तो मैं पॉइंट यहाँ पे लिख रहा हूँ, इफ पैरेलल कॉम्बिनेशन then current is different। इन कर लो यहाँ पे,
इन पैरेलल कॉम्बिनेशन करंट इज डिफरेंट। क्या डिफरेंट होगा करंट? चलो हमने ओम्स लो क्या पढ़ा, V इज इक्वल्स टू IR, ठीक है। तो अगर आप ऊपर वाले में बात करें, फर्स्ट केस में बात करें, तो वहाँ पे वोल्टेज क्या रहेगा सेम, करंट क्या रह जाएगी, डिफरेंट हो जाएगी क्या, यस और नो। सेकेंड वाले में क्या हो जाएगा, V इज इक्वल्स टू I2R2, यस और नो, ओके। टोटल करंट कितना हो जाएगा, जैसे वहाँ पे हमने टोटल वोल्टेज लिखा था, यहाँ क्या लिखेंगे, टोटल करंट, टोटल करंट कितना हो जाएगा, I1 प्लस I2 भाई, यस और नो। अगर यहाँ से मैं अगर I1 लिखूँ तो मैं क्या लिखूँगा, I1 को क्या लिखूँ, V/R1, और यहाँ से मैं I2 को क्या लिखूँ, V/R2, यस और नो। तो जब मैं I1 और I2 लिखूँगा तो मैं लिखूँगा I1 प्लस I2 इज इक्वल्स टू V/R1 प्लस V/R2। जब दोनों करंट ऐड कर दूंगा तब क्या बन जाएगा, I, V मैंने कॉमन निकाला, यहाँ क्या बचा, R1 प्लस 1/R2, यस और नो। V नीचे आया, I/V विच इज इक्वल्स टू R1 प्लस, यस और नो। अब इधर देखो, हमने पढ़ा V इक्वल्स टू IR, ठीक है, I नीचे गया, V/I इज इक्वल्स टू क्या होता है, R। लेकिन अगर मैं इस चीज़ को I/V लिखूं तो ये किसके इक्वल होगा, 1/R के, यस और नो। तो क्या यही चीज़ बन रही है यहाँ पे, देखो सेम है क्या, तो 1/R इज इक्वल्स टू 1/R1 प्लस 1/R2। समझ में आया सबके? तो आपके ये थे सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन। आई डोंट थिंक आपको किसी को दिक्कत आई होगी यहां तक, आई है, नहीं है, चलो।